एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी का स्वागत है आपकी क्लास में, एग्रीकल्चर की वो क्लास जिसका था आपको कल से इंतजार, कल या परसों से हम कह सकते हैं। जब से पेपर दे के बच्चे आए और पेपर को देखा तब से इंतजार है कि कौन पढ़ाएगा हमें एग्रीकल्चर, वो भी इतना डीपली। तो हरियाणा एसएससी की क्वालिटी होती है कि वो आपके 12th स्टैंडर्ड एग्जाम में बीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछती है। तो जब खासियत आपको पता है तो क्यों ना खासियत के अकॉर्डिंग ही वर्क किया जाए, है ना। तो क्या करेंगे, अभी मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगी। सारी चीजें मतलब क्या क्या क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपका पेपर का पैटर्न देखा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले। तो पीछे तो देख रहे हो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, अभी नहीं पढ़ रहा लेकिन अभी पढ़ेगा, है ना। जब मैम समझाएंगे तो सब पल्ले पड़ेगा। अगर लग रहा है कि बहुत अजीब सा दिख रहा है तो एक काम करो, तुम ये जीडी वाला बैच का पोस्टर देख लो, ठीक है, तसल्ली मिलेगी, तुम्हारी आंखों को सुकून मिलेगा। तो जीडी की अगर तैयारी कर रहे हो तो पैरामिलिट्री बैच ज्वाइन कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा GD 20, ठीक है, 480 में बैच आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो तुम इंस्टाग्राम हर जगह मैसेज कर करके परेशान करते हो बैच का बता दो, तो ये लो तुम्हारे लिए एसएससी जीडी वालों के लिए बैच, देख लीजिएगा। तो गेहूं के बारे में शुरुआत करेंगे। देखो, फसलों की किस्में जब मैं पढ़ने बैठी कंटेंट बनाने के लिए तो मुझे लगा था कि एक क्लास में सारी फसलें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जब मैंने गेहूं का अध्ययन किया यानी कि गेहूं के बारे में देखा तो हरियाणा एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपसे गेहूं से रिलेटेड, अभी हम क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे। तो ये देखने को आया कि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते, कहीं से मतलब कि गेहूं के बारे में, व्हीट के बारे में, भाई उसकी प्रजातियां कौन कौन सी है, ठीक है, और वो किस फैमिली में आता है, प्लस वो उसका इरिगेशन सिस्टम किस प्रकार का होना चाहिए, उत्पादन से संबंधित। यानी कि गेहूं भी एक ऐसा आपका, गेहूं अपने आप में एक टॉपिक बन के आया है सामने, गेहूं और चावल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गेहूं का इरिगेशन सिस्टम और चाहे तंबाकू की वो टॉपिक पूछ रखी थी, वो सारी की सारी जब आप डिटेल अध्ययन करोगे, यानी कि बीएससी लेवल की स्टडी करते हो आप एग्रीकल्चर या फिर बोटैनी में, उसमें जाकर के आपके वो सब्जेक्ट आते हैं, समझे। तो वही चीजें अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे आपसे कपास की फैमिली पूछी गई थी कि कॉटन की फैमिली कौन कौन सी है, ऐसे ही हम शुरुआत करेंगे गेहूं। मान लो गेहूं एक आपके फैमिली का मेंबर है, ठीक है, गेहूं को ऐसे याद रखना। अब गेहूं से संबंधित आपको सारी की सारी चीजें, तो गेहूं यानी कि आपका जो आपका अन्न देवता है उनका आप अध्ययन करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कंजप्शन जो हम करते हैं, चाहे हम कुछ भी खाते हैं, है ना, बेकिंग क्वालिटी होती है गेहूं में, ग्लूटेन की वजह से कुछ भी हम खाते हैं, सूजी हो, आपका उपमा हो बनता है, वो वाला जो आपका प्रोडक्ट होता है, सारे के सारे गेहूं के ही किस्मों से बने होते हैं। अब किस किस प्रकार की किस्में हैं, कैसे कैसे चीजें हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। मैं आपको सारी चीजें करा दूंगी इसमें कि गेहूं की कौन कौन से किस्में कैसे कैसे क्षेत्र में पाई जाएंगी, तथ्य कौन कौन से जो आपके पेपर में भी आए हैं, ठीक है, रोग कौन कौन से हैं गेहूं के, सारी की सारी। वो जो आपसे पूछा था जर्मिनेशन इन सीड, कि बीज में जर्मिनेशन किस प्रकार का होता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जर्मिनेशन जो है आपका गेहूं में किस प्रकार का होता है, गेहूं किस प्रकार का आपका सीड होता है, तो मोनोकोट, डाइकोट, है ना। ये सारी की सारी चीजें हम अभी जो है डिस्कस करने वाले हैं। बस एक बार बोल रही हूं अभी कि क्लास को जितना हो सकता है उतना ज्यादा क्या कर देना, शेयर कर देना। बाकी मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, बीच में कुछ नहीं बोलने वाली कि कर दो शेयर, नहीं कर दो, जो आपको लगे कि हाँ कंटेंट में दम है और बिल्कुल आपके लिए यूजफुल है तो आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आपकी क्लास की तरफ, ठीक है, क्लास की तरफ चलते हैं। देखना, गेहूं से शुरुआत करते हैं, गेहूं यानी कि आपके व्हीट से शुरुआत करते हैं यहां से। तो आप देख सकते हो ये है आपका गेहूं, क्या है भाई, आपका गेहूं है। तो गेहूं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, व्हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हीट। कुछ टर्म्स आपके इंग्लिश में ही यूज होंगे तो आप परेशान मत होना, उनको लिख लेना जैसे मैं लिखवाऊंगी वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि जो गेहूं है आपकी ये किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो किंगडम होता है प्लांट, प्लांट होता है, पौधा होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका किंगडम जो है आपका प्लांट है। फैमिली कौन सी है, फैमिली कौन सी होती है, ये आपके पेपर में आएगा। तो पोएसी फैमिली होती है ना, स्पेलिंग होती है ये POA, ठीक है, पोएसी फैमिली होती है, देख लीजिएगा। ये जो है आपके गेहूं क्या परिवार होता है, ठीक है, POACEAE, पोएसी, ठीक है। अब इसको हिंदी में हरियाणा एसएससी किस लेवल की ट्रांसलेशन देती है आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में लिख लेना, परिवार कौन सा है,
फैमिली कौन सी है आपकी, पोएसी फैमिली होती है गेहूं की। अब आगे जाकर के इसमें जीनस भी आता है कि जीनस कौन सा है, तो ट्रिटिकम होता है। क्या होता है, ट्रिटिकम। ठीक है भाई, जीनस होता है इसका ट्रिटिकम, और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, तो उसमें दो चीजें आती है साइंटिफिक नेम में, एक जीनस आता है, एक स्पीसीज आती है। तो ट्राइटिकम एस्टिवम जो होता है ये गेहूं का क्या होता है, नाम होता है। क्या होता है, ट्राइटिकम एस्टिवम जो है आपका, इसको लिख लेना, ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है भाई, ये जो है आपका क्या है, गेहूं का नाम होता है, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम जिसे आप कहेंगे ट्राइटिकम एस्टिवम। अगर पेपर में आ जाए जीनस कौन सा है तो ट्राइटिकम है, स्पीसीज कौन सी है, एस्टिवम। तो एस्टिवन स्पीसीज की, एस्टिवन जो स्पीसीज है उसकी बहुत सारी प्रजातियां आपकी जो है गेहूं की होती है। वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन सी आगे मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ट्राइटिकम एस्टिवम। क्लियर है, ट्राइटिकम एस्टिवम होता है, लिख लेना। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम चलेंगे गेहूं के बारे में कि गेहूं के बारे में और आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो गेहूं आपने देखा होगा, ठीक है, तो गेहूं जो होता है आपका वो कैसा होता है, मोनोकोट होता है। क्या होता है, मोनोकोट। मोनो का मतलब होता है आपका एक, उसमें एक ही कोटिलेडन होता है। ठीक है, जैसे चना होता है तो चने को आप जब भिगो देते हो तो छिल लेते हो तो उसके दो छिलके हो जाते हैं, छिलका उतर जाता है, चने का बीज रह जाता है, तो डाइकोट होता है, ऐसे समझ लीजिएगा। लेकिन जो गेहूं होता है आपका ये कैसा होता है, मोनोकोट। इसमें जो कोटिलेडन होता है वो एक ही होता है। कोटिलेडन जो होता है वो कितने होते हैं आपके, एक होते हैं। तो ये जो गेहूं जो होता है आपका मोनोकोट होता है। क्या होता है बच्चा, मोनोकोट लिख लेना। और जो आपके मोनोकोटिलेडन्स होते हैं, यानी कि जो जितने भी आपके प्लांट्स हैं जो मोनोकोट होते हैं उसमें जर्मिनेशन कैसा होता है, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ गेहूं के सामने, ये किस प्रकार का होता है, मोनोकोट। ठीक है, इसमें जो है आपके एक ही कोटिलेडन होता है, और इसमें जो जर्मिनेशन होगा उसको हिंदी में, इंग्लिश में लिखना हाइपोगिल जर्मिनेशन होता है। कौन सा होता है, हाइपोगिल जर्मिनेशन। हाइपोगिल जर्मिनेशन होता है, लिख लेना। क्या लिखोगे, हाइपोगिल जर्मिनेशन। ठीक है भाई, ये किस में होता है, आपके गेहूं में होता है। कौन सा जर्मिनेशन होता है, हाइपोगिल जर्मिनेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे अभी तक पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे पूछा था आपसे ग्राम में जर्मिनेशन कैसा होता है, तो वो भी आपका देखेंगे, वो डाइकोट होता है, उसमें अलग होगा। ठीक है, आपसे पूछा कि गेहूं में, तो हाइपोगिल जर्मिनेशन होता है। ठीक है भाई, यहां तक ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। तो ये इतना समझ आ गया कि गेहूं जो है आपका मोनोकोट है, हाइपोगिल है, ये समझ गए। यहां तक समझ गए तो बता दीजिए। फैमिली याद रखना, पोएसी जो है परिवार है, साइंटिफिक नेम है आपका ट्राइटिकम एस्टिवम। इतना क्लियर है तो बता दीजिए। यहां तक क्लियर है तो बता दीजिए एक बार। एस्टिवम आपकी स्पीसीज होती है। क्या होती है, स्पीसीज होती है, लिख लेना। ठीक है, स्पीसीज होती है, प्रजाति जिसे आप कहते हैं। ट्राइटिकम जो है आपका जीनस है। क्या है आपका, जीन, कि कौन से जीन से बिलोंग करता है, तो ट्राइटिकम जीन से बिलोंग करती है गेहूं आपका। अब गेहूं की ये जो वैरायटीज आप पढ़ोगे किसमें, ये किसमें किस आधार पर है, कैसे बनी है, तो देखो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी कि जेनेटिक क्वालिटीज होती हैं, उनका एक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। जेनेटिक यानी कि जीन्स वाला स्ट्रक्चर होता है। तो प्लांट का जो कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है, यानी कि आपके गेहूं का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का है। वो 3 प्रकार, अब थोड़ा सा दिमाग की बत्ती खोल लेना, ये है वो आपके 3 प्रकार। ठीक है भाई, ये है वो आपके 3 प्रकार। जैसे पहला होता है हेक्साप्लॉइड। क्या होता है आपका, हेक्साप्लॉइड होता है। ठीक है, दूसरा है आपका टेट्राप्लॉइड। कौन सा हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड होता है। ठीक है भाई, और तीसरा होता है आपका डिप्लॉइड। क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मानव शरीर के अंदर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो बच्चे बता देंगे कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, तो कहेंगे कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और 23 पेयर होते हैं, 22 क्रोमोसोम, और 1 पेयर आपका ऑटोसोम है ना। ऐसे ही गेहूं के अंदर 3 भाग हैं। ठीक है, यानी कि गेहूं की जो है आपकी यहाँ पर 3 जो है मैंने स्पीसीज बता दी हैं आपको कि गेहूं की जो है आपकी 3 स्पीसीज है। एक बार क्लास को शेयर कर दो।
ठीक है, एक बार शेयर कर देना, और जो पढ़ा रही हूँ वो पेपर में आएगा। मैंने पूरा पढ़ के खुद ने देखा है कि क्या क्या चीजें आपके पेपर में यहाँ से कोरिलेट हुई हैं। अभी जब पढ़ाना शुरू करूंगी थोड़ा सा समझ आएगा, तो समझ आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मत समझना कि मैम ऐसे ही करा रही है। अब ये किस आधार पर है, तो ये आधार है इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखना, अगर पूछ ले कि गेहूं का जो डिप्लॉयड आपकी जो किस्म होती है, डिप्लॉयड जो स्पीसीज है ना, जो आपकी डिप्लॉयड स्पीसीज है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें आपके 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लॉयड में कितने होते हैं, 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। गेहूं की टेट्राप्लॉयड प्रजाति में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 28 होते हैं। कितने होते हैं, 28। आपकी जो हेक्साप्लॉयड प्रजाति है उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं आपके, तो उसमें आपके 42 हो जाएंगे। ठीक है, इतने आपके क्रोमोसोम्स हेक्सा में होते हैं, नंबर याद कर लेना। ठीक है, 14 दूनी 28 और 14 तिये 42, डबल डबल होता जाएगा। क्लियर है, डिप्लॉयड, टेट्रा और हेक्सा, 2 4 6 लगा सकते हो आइडिया। तो ये जो नंबर है आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनको याद रखिएगा। क्लियर नहीं दिख रहा, सब तो क्लियर दिखेगा, रुक जाओ अभी। ठीक है, हेक्साप्लॉयड में जो आपकी स्पीसीज आती है, अब हम बात करेंगे स्पीसीज की कि कौन कौन सी जो है इनकी वेराइटीज है। स्पीसीज की वेराइटीज कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले जो आती है कॉमन व्हीट या फिर ब्रेड व्हीट कहते हैं। जो आप ब्रेड बनती है, ब्रेड जो खाते हो है ना, ब्रेड जो आप लोग खाते हो वो कौन सी होती है, एस्टिविज्म होती है। कौन सी होती है, एस्टिविज्म होती है, याद रखना। फिर एस्टिवम आप कहते हैं, क्या कहोगे, एस्टिवम। एस्टिवम होती है, लिख लेना, एस्टिवम होती है आपकी गेहूं की टी एस्टिवम। देखो हेक्साप्लॉयड के 2 टाइप हैं, समझ लेना। जो आपका हेक्साप्लॉयड है इसके कितने टाइप्स है बेटा, आपके इसके 2 टाइप्स है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी आपको दिखाई देगा, जिसको दिखाई नहीं दे रहा ये लो, है ना। पहले हम हेक्साप्लॉयड पे फोकस कर लेते कि हेक्साप्लॉयड में क्या क्या चीजें है। अब दिखाई दे रहा होगा, अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, देख लेना। हेक्साप्लॉयड के 2 टाइप्स होते हैं, ये सिर्फ हेक्साप्लॉयड पढ़ना। इसमें 2 प्रकार की आप जो है वैरायटी पढ़ोगे गेहूं की। कौन कौन सी, एक होती है टी एस्टिवम, टी का मतलब है ट्राइटिकम, टी का मतलब क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया में लगभग आपका जो 87% एरिया है, भारत के 87% जो आपका एरिया है उस पर ये वाली जो वैरायटी है वो उगाई जाती है, समझे। कौन सी, एस्टिवम। ठीक है, जिसको लग रहा है कि इतना डीपली नहीं आता तो पेपर उठा के देख लेना। अभी जब पढ़ाऊंगी ना आगे तो पेपर में क्वेश्चन क्या आया था वो मिला दूंगी कि क्या क्वेश्चन आया था, क्या मैम पढ़ा रही है। ठीक है, क्या पढ़ा रही है, क्या आया था। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ये गलत चीज है अगर मैं करा रही हूँ ना, मेरे पास कुछ नहीं है, वेराइटीज लिखी है, मैं भी नाम बता दूंगी कौन कौन सी है। पेपर में नहीं आने का, पेपर में आ सकता है, आया है तभी करा रही हूँ। ठीक है, तो ट्राइटिकम एस्टिवम होता है आपका 87% क्षेत्र पर, यही वाली जो आपकी वैरायटी है वो उगाई जाती है। इसे क्या कहते हैं आप लोग, कॉमन ब्रेड व्हीट कहते हैं। हिंदी में लिख लेना, कॉमन ब्रेड, जो ब्रेड आप लोग खाते हो, व्हीट जो है इसे कहा जाता है, कॉमन ब्रेड व्हीट जो है इसे कहा जाता है। इसे मैक्सिकन व्हीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिकन। अब मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट कहा जाता है। ड्वार्फ यानी कि बोना, बोना जो होता है, बोनी प्रजाति है ये आपकी, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट भी कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि जो गेहूं ट्राइटिकम एस्टिवम है ये कौन से देश से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो मैक्सिको से हुई है। कहां से, मैक्सिको। इसे ड्वार्फ व्हीट भी कहते हैं। लेकिन कौन सी प्रजाति है ये, मैक्सिकन ड्वार्फ प्रजाति। कौन सी, मैक्सिकन ड्वार्फ प्रजाति। इससे ज्यादा हिंदी में क्या बोलूं। अब एस्टिवम को एस्टिवम ही कहते हैं। उसने साइंटिस्ट ने हिंदी में नाम नहीं बताया कि हरियाणा एसएससी वाले बच्चे हिंदी में पूछेंगे। एस्टिवम लिखा वो लिखा, वैसे लिख लो एस्टिवम। कॉमन ब्रेड व्हीट, जो आप ब्रेड खाते हो ब्रेड, वो इसी गेहूं से बनती है। ठीक है, इसी वाले गेहूं से। ये पेपर में बहुत कम आता है, ये नहीं पूछा जाता आपका। ठीक है, एक और प्रजाति होती है हेक्साप्लॉयड। हेक्साप्लॉयड का मतलब है कि गेहूं की वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 42 होते हैं। कितने होते हैं, 42। ठीक है, याद रखना। अब आगे और भी लिखवाऊंगी बहुत सारी जो इंडिया में प्रजातियां हैं, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लो। ये वाली जो है ये सिर्फ यूएस के कुछ हिस्सों में होती है, वरना नहीं उगाई जाती, आपको नहीं पढ़नी।
इसका नाम है ट्राइटिकम वल्गैरी। क्या नाम है? वल्गैरी नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी सारे कराऊंगी, सारे के सारे फैक्ट भी कराऊंगी, कौन कौन से फैक्ट आपको याद करने हैं, ठीक है भाई। फिर आ जाती है आपकी दूसरी कौन सी आ जाएगी? तो दूसरी आ जाती है आपकी टेट्रा, है ना, टेट्राप्लॉइड, यानी कि टेट्राप्लॉइड का मतलब है गेहूं की वो प्रजाति जिसमें आपके कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 28 होते हैं। कितने होते हैं? 28 होते हैं, देख लेना। अब 28 में आपको क्या क्या याद रखना है? इसमें भी आपके दो प्रकार हैं। डूरम, ये आपकी NDRI करनाल की वेबसाइट पे मेंशन है। ये वाली जो स्पीसीज है इसका पूरा का पूरा जो डिटेल है आपको NDRI के एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में मिल जाएगी, देख लेना। इसका नाम है ट्राइटिकम डूरम। क्या नाम है भाई? डूरम नाम है इसका, ट्राइटिकम डूरम। ये इंडिया के लगभग 12% हिस्सा, यानी कि 12% जो आपकी खेती की जाती है गेहूं की, वो कौन सी प्रजाति की होती है? आपकी डूरम की होती है। किसकी होती है? डूरम की होती है, याद रखना। इसमें जो प्रोटीन होता है वो ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? आपका प्रोटीन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, अधिक प्रोटीन होता है, याद रखना। इसको जो है मैक्रोनी व्हीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मैक्रोनी व्हीट। मैक्रोनी व्हीट कहा जाता है, लिख लेना। मैक्रोनी व्हीट कहा जाता है इस स्पीसीज को। क्या कहा जाता है? मैक्रोनी व्हीट, ठीक है। जो आपकी सूजी बनती है वो इसी गेहूं की बनती है। जो सूजी का हलवा खाया जाता है वो इसी गेहूं का बनता है, याद रखिएगा। सूजी जो बनती है वो इसी की बनती है। क्या समझ नहीं आ रहा? सिंपल सी बात है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स, जीन्स होता है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वैसे ही ये आपके गेहूं के अंदर होते हैं। जैसे गेहूं में क्या होती है? वैरायटी होती है। क्या होती है? वैरायटी, ठीक है। 3 प्रकार की वैरायटी है। एक वैरायटी है जिसमें कितने क्रोमोसोम्स है? आपके 42। एक वैरायटी है जिसमें आपके कितने हैं? 28। उसका नाम क्या रख दिया? टेट्रा रख दिया। क्या रख दिया? टेट्रा, ठीक है। टेट्रा में 28 होते हैं। उसके भी 2 भाई हैं, डूरम और डाइकोकम। डूरम और डाइकोकम। नहीं आ रहा तो मैं क्या बताऊंगी? नहीं आ रहा, ठीक है। हलवा तो हरियाणा SSC ने बना रखा है, बिल्कुल। मैक्रोनी व्हीट इसीलिए कहा जाता है, मैक्रोनी पास्ता सब इसी वाले गेहूं से, यही वाला गेहूं होता है वो, ठीक है, जिनसे वो चीजें बनती है। लेकिन तुम्हारे एक बार फिर से देखना, पहली बार में ना आए, एक बार फिर से देख लेना, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, बताइए एमर व्हीट किसे कहा जाता है? कौन सा व्हीट? एमर व्हीट किसे कहा जाता है? तो एमर व्हीट ट्राइटिकम डाइकोकम को कहा जाता है। ये जो टी है इसका मतलब है ट्राइटिकम, ठीक है भाई। ट्राइटिकम मतलब है, याद रखना, इसे क्या कहा जाता है? आपका एमर व्हीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमर व्हीट। इंडिया का जो आप व्हीट प्रोडक्शन है, गेहूं का उत्पादन है, उसमें सिर्फ 1% में ही ये उगाया जाता है। आपके साउथ इंडिया में, जो हमारा दक्षिण भारत है, उसमें उगाया जाता है। और जो आप उपमा बनाते हो, उपमा बनाने के लिए जिस गेहूं का प्रयोग किया जाता है उपमा वाला आटा बनाने के लिए, वो कौन सा होता है? आपका ट्राइटिकम डाइकोकम होता है। कौन सा होता है? डाइकोकम, ठीक है, क्लियर है। कौन सी वैरायटी में आता है? टेट्रा में आता है। किसमें? टेट्रा में, ठीक है। एक बार फिर से, एक बार कोई ट्रिक नहीं है क्या? ट्रिक अभी तो है नहीं, अगर बन जाएगी तो बता देंगे, है ना। तुम्हें देसी चीजें पसंद आती है, देसी साइंटिफिक चीजों में देसी चीजें घुसानी आसान नहीं है। एक बार थोड़ा सा बेस समझो, चीजें आ जाएंगी समझ। थोड़ा सा बेस समझोगे तो आ जाएंगी, ठीक है। अब तुमने कहा था कि डिटेल में कराना, है ना, पूरा डीप में जाना। अब इतना डीप में चले गए तो तुम्हें दिक्कत है। वैसे डीप वीप कुछ नहीं है, बस यही बताया कि सूजी कौन से गेहूं से बनेगी? डूरम से बनेगी। किससे? डूरम से। आपका उपमा किससे बनेगा? डाइकोकम से बनेगा। इतना याद नहीं रख सकते हो आप लोग, है ना। और इनके कुछ नाम होते हैं, एमर व्हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? एमर व्हीट। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट है आपका यहां पर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में आपके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 14 होते हैं। क्या होते हैं? 14, ठीक है भाई। अब इसमें जो है आपको ये इंडियन ड्वार्फ वैरायटी होती है, ट्राई मोनोकम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक बात बोली थी शुरू में कि मैक्सिकन ड्वार्फ स्पीसीज होती है। कौन सी होती है? एस्टिवम। जो सबसे पहले बताई है एस्टिवम, ये मैक्सिकन ड्वार्फ होती है, याद रखना। क्या होती है? मैक्सिकन ड्वार्फ स्पीसीज होती है, याद रखना, ठीक है। और ये वाली आपकी भारतीय इंडियन ड्वार्फ स्पीसीज है,
जिसका नाम है मोनोकोकम। क्या नाम है? मोनोकोकम। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है भाई? मोनोकोकम नाम है, याद रखना। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है तो बता दो। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है इनकोन वीट। क्या नाम है? एनकोन वीट भी नाम है, लिख लेना। एनकोन वीट भी कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या कहा जाता है भाई? एनकोन वीट भी कहा जाता है। और ये साउथ वेस्ट एशिया में होता है। कहां पर होता है? दक्षिण पश्चिमी एशिया में होता है, याद रखिए। कहां पर? दक्षिण पश्चिमी एशिया। नहीं समझ आया तो ध्यान से समझो एक बार फिर। जो मान लो ये वीट है, आपका गेहूं है, ठीक है। अब इसके जो है 3 तरह के पौधे होते हैं, ऐसे समझ लो। गेहूं के जो पौधे हैं वो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला प्रकार है जिसका नाम है हेक्सा, ठीक है। तुमने वो पढ़ा होगा ना मैथ में, हेक्सागन, है ना, हेक्सागन। तो हेक्सागन की कितनी साइड्स होती है? 6 होती हैं। आया समझ में? ठीक है, क्या होती है? 6 होती है। तो इसका नाम है आपका हेक्साप्लॉइड। क्या नाम है? हेक्साप्लॉइड। प्लॉट में गेहूं होता है ना, प्लॉट में यानी कि फील्ड में, तो हेक्साप्लॉइड ऐसे नाम याद रख लेना, ठीक है। दूसरा होता है टेट्रा, टेट्राप्लॉइड, ठीक है भाई। साइंस पढ़ते हो ना, उसमें होते नहीं है हेक्सा टेट्रा डिप्लॉइड। इतनी तो बायोलॉजी पढ़ाई होगी राधिका मैम ने कि तुम्हें पता होगा क्या मतलब है इसका। इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो 14 होते हैं, इसमें होते हैं आपके 28 और इसमें होते हैं 42। बस इतना याद रखना है। बाद में इनकी जो मैंने वैरायटीज बताई हैं उनको जो है आप लोग लिख लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, उससे कवर कर लेना, ठीक है। ये था आपका साइंटिफिक बेस, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या है आपका साइंटिफिक बेस, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी वैरायटी है। अब आ जाओ आप लोग अपने उस पे कि कौन कौन सी जो आपकी किस्में होती हैं जो आपके पेपर में आई थी। जैसे वो राज किस्म पूछी गई थी, किसकी होती है? गेहूं की होती है। वैसे ही यहाँ पर गेहूं के बारे में चीजें, सबसे पहले याद रखना, गेहूं जो होती है आपकी रबी की फसल है। कौन सी फसल है आपकी? रबी की फसल है, याद रखना, ठीक है। जो मैक्रोनी गेहूं होता है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया ना मैक्रोनी गेहूं के बारे में, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया कि मैक्रोनी गेहूं होता है? बताओ, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना, पढ़ाया ना कि मैक्रोनी गेहूं होता है। बिल्कुल, मैक्रोनी गेहूं कौन सा था? डूरम, है ना, डूरम, टी डूरम, यही तो बताया मैंने। मैक्रोनी गेहूं होता है, मैक्रोनी वीट होता है। ये सूखा प्रभावित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त, यानी कि वो क्षेत्र जिनमें सूखा पड़ चुका है उसमें कौन सी गेहूं की प्रजाति आप उगा सकते हो? तो वो होगी आपकी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आपका मैक्रोनी गेहूं। कौन सा गेहूं? मैक्रोनी गेहूं, ठीक है। एक है आपकी नारीन 10। नारीन 10 जो है गेहूं के बोनेपन की प्रजाति है। बोनेपन को क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? ड्वार्फिज्म कहते हैं, याद रखना, ठीक है। गेहूं की ड्वार्फ जो आपकी प्रजाति है वो कौन सी है? नारीन 10। लिख लो, पेपर में आएंगी, दोनों को लिख लो, आएंगी पेपर में, ठीक है। मतलब यहां पे ना बस इतना इतना अच्छा पढ़ा दिया, इतना सारी चीजें बता दी, बस मैं क्या बताऊं अब। मैक्रोनी कम पानी में, बिल्कुल बिल्कुल, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त होती है, ठीक है ना। मैं एक चीज और बताना भूल गई, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस करके फिर मैं आपको बताती हूँ क्या था क्वेश्चन। रुकना जरा, 1 मिनट देना क्वेश्चन, तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन आया था आपका इरिगेशन से। किससे आया था भाई? इरिगेशन से आपका एक क्वेश्चन आया था। आपसे पूछा गया था कि बताइए जरा, आपसे ये पूछा गया था कि गेहूं में जो इरिगेशन होता है ना, गेहूं में जो आपका इरिगेशन होता है, अभी बताती हूँ क्या आया था। हाँ, आपसे ये पूछा गया था, फर्स्ट इरिगेशन इन व्हीट इज नॉर्मली रिकमेंडेड एट। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैं पूरा करा दूंगी इसको आपका। गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः डैश पर करने की अनुशंसा की जाती है। गेहूं में, ठीक है, गेहूं में पहली सिंचाई कब की जाती है? गेहूं में पहली सिंचाई कब की जाती है, यही पूछा गया था आपसे, है ना। कब करनी चाहिए पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए आपको कि जुताई चरण, है ना, पहला था आपका जुताई चरण, दूसरा था आपका क्राउन रूट दीक्षा। क्या था भाई आपका? क्राउन रूट दीक्षा चरण, यही पूछा गया था आपसे, ठीक है। तीसरा था आपका पुष्पन अवस्था। क्या था आपका? पुष्पन अवस्था। और चौथा था आपका
अंकुर चरण। क्या था भाई? अंकुर चरण। ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शन गिवन थे। ये आपसे पूछा गया था कि गेहूं की पहली सिंचाई कब की जानी चाहिए। अब किसको पता था कि इसका उत्तर क्या होगा? किन किन को पता था? जिनको पता था बता देंगे। तो याद रखना, अगर पेपर में आ जाए कि गेहूं में जो इरिगेशन होता है, क्या होता है? इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन का मतलब है सिंचाई। गेहूं में जो आपकी सिंचाई होती है वो कितने प्रकार से की जा सकती है? तो वो आपके 6 प्रकार से। कितने भाई? आपके 6 प्रकार से। कितना उसमें पानी का इस्तेमाल होगा? तो 45 से 65 सेंटीमीटर जो है उसमें पानी जो है आपका इस्तेमाल होता है टोटल। कौन से प्रकार की जाती है? तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड होता है सिंचाई का। कौन सा होता है आपका? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड यूज होता है गेहूं की सिंचाई में। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं, इनके नाम बता देती हूं, पेपर में आएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मत पढ़ो भाई, क्लास से जाओ और मैं क्या बताऊं। ठीक है ना? नहीं आएगा तो आप जा सकते हैं क्लास से, आप छोड़ दीजिए क्लास, फिर क्यों क्लास में बैठ के दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। अब ये 6 जो है आपके स्टेप कौन कौन से हैं देख लेना इनको। ये आपके 6 स्टेप है, इनको लिख लीजिएगा। यहीं से एक क्वेश्चन आया था, तो आपसे पूछा गया था पहली सिंचाई के बारे में। तो याद रखना, पहली सिंचाई 20 से 25 दिन में होती है। कब होती है? बोने के बाद 20 से 25 दिन में। ठीक है, जिसे आप कहते हैं डे आफ्टर सोइंग, है ना? DAS कहा जाता है, डे आफ्टर सोइंग। ठीक है भाई, DAS कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि गेहूं की सिंचाई में DAS का मतलब क्या है, तो DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग। क्या होता है भाई? डे आफ्टर सोइंग जो होता है आपका DAS का मतलब होता है, याद रखना। ठीक है, और ये कब की जाती है? ये होता है क्राउन इरिगेशन। क्या होता है ये आपका? इसमें आपका क्राउन इरिगेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आप लोग? पहले को क्राउन इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन रूट इरिगेशन, है ना? क्राउन रूट इरिगेशन कहा जाता है गेहूं की सिंचाई के पहले पड़ाव को। दूसरा पड़ाव कब शुरू होता है? 40 से 45 दिन। ठीक है भाई, 40 से 45 दिन बाद, जिसे आप क्या कहते हैं? टिलरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टिलरिंग। क्या कहेंगे भाई? टिलरिंग कहा जाता है, लिख लीजिएगा। तीसरा जो चरण आता है वो कब आता है आपका? 60 से 65 दिन में। ठीक है भाई, 60 से 65 दिन बाद। इसमें जो होती है आपकी वो होती है लेट ज्वाइनिंग, है ना? जो हरियाणा SSC कराती है लेट ज्वाइनिंग। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है आपका? लेट ज्वाइनिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद में 80 से 85 दिन में कौन सी सिंचाई होती है आपकी? तो 80 से 85 दिन में फ्लावरिंग होती है, पुष्पीकरण जिसे आप कहते हैं। क्या होती है? फ्लावरिंग। ठीक है भाई, जिसे आप लोग कहते हैं पुष्पीकरण। 85 दिन के बाद में 100 से 105 दिन के बीच में जो आपका इरिगेशन होता है गेहूं का, उसे क्या कहा जाता है? मिल्किंग कहा जाता है। अब ये मिल्किंग क्या होता है? वो गेहूं के बाल जो आ जाते हैं, जिनको आप लोग होलिका दहन में जला करके भून करके खाते हैं, वो वाली जो स्टेज होती है वो मिल्किंग होती है। क्या होती है? मिल्किंग। वो कच्चे कच्चे गेहूं जो होते हैं वो मिल्किंग होती है आपकी। ठीक है भाई, और नेक्स्ट होती है आपकी लास्ट वाली ग्रीन फिलिंग। कौन सी होती है? ग्रीन फिलिंग होती है, याद रखना। ठीक है, कौन सी होगी? ग्रीन फिलिंग। और ये जो है आपकी 115 से 120 दिन में होती है। 115 से 120 दिन। इतना क्लियर है? ये 6 स्टेज होती है। तो आपसे पूछा गया था कि पहला चरण, देखो गेहूं में पहली सिंचाई, तो पहली सिंचाई मैम ने कब बताई आपको? क्राउन रूट इरिगेशन। क्या बताया है? क्राउन रूट इरिगेशन बताया है, याद रखिएगा। देखो ये रहा आपका क्राउन रूट। ये देख सकते हो आप लोग, ये आपका क्राउन रूट होता है। यानी कि जब गेहूं का बीज बोया गया तो उसमें ये जो आपके निकलते हैं, इन्हें आप कहते हैं सेमिनल रूट। क्या कहते हैं इनको हम? सेमिनल रूट। कुछ टाइम तक, यानी कि 20 दिन तक जो खाना मिलता है वो कहां से मिलता है? इस सेमिनल रूट से मिलता है। उसके बाद में इस बीज से ये और जो आपकी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और ये कैसी आकृति बना लेती है? क्राउन की जैसी। इसे कहा जाता है क्राउन रूट। और ये होता है पहला स्टेप। और इस टाइम पे जो सिंचाई की जाएगी उसे आप क्या कहते हैं? क्राउन रूट इरिगेशन। क्या कहते हैं बच्चों? क्राउन रूट इरिगेशन कहते हैं, याद रखिए। क्या कहते हैं आप लोग? क्राउन रूट इरिगेशन कहते हैं, याद रखिएगा, जो मैम ने आपको यहाँ पे बताया। तो आपसे पूछे कि पहला चरण तो क्राउन रूट इरिगेशन, दूसरा चरण पूछ ले तो टिलरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टिलरिंग।
तीसरा पूछे तो लेट ज्वाइनिंग, चौथा पूछेंगे तो पुष्पन अवस्था हो जाएगी चौथे में, और पांचवे में हो जाएगी मिल्किंग, और छठे में हो जाएगी ग्रीन फिलिंग। 6 के 6 नाम लिख लेना, पेपर में आएंगे, ठीक है। गेहूं का पोस्टमार्टम, तुम गेहूं के वैज्ञानिक बन जाओगे, इतना गेहूं पढ़ लोगे आज सच में, ठीक है। अब यहाँ पे किस्में हैं, इन किस्मों को याद रखना, किस्में पेपर में आएंगी। मतलब एक आप कह सकते हैं पार्ट जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड है पेपर में कि आएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर से तो आपसे वैरायटीज पूछी ही जाएंगी। तो कौन कौन सी देख लेना। 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, सिंचित क्षेत्रों हेतु, ठीक है, एक होते असिंचित यानी कि शुष्क क्षेत्रों हेतु। शुष्क का मतलब होता है ड्राई, क्या होता है ड्राई, ठीक है। ये 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं आपके। सिंचित यानी कि जिसको आप इरिगेशन करोगे, है ना, इरिगेशन जिसमें ज्यादा होगी, सिंचाई जिसमें ज्यादा करनी पड़ेगी। 2 टाइप से आपके, इनकी जो आपकी ये प्रजातियां हैं इनको लिख लेना। किसमें, कल्याण सोना किसकी प्रजाति है, तो गेहूं की है। कौन सी, कल्याण सोना, ठीक है। अगर ये रिस्पॉन्स है आपका तो फिर कोई फायदा नहीं है कल से बिल्कुल भी पढ़ाने का, इतना डीपली कोई मतलब नहीं बनता इतना डीपली पढ़ाने का, अगर आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है तो, है ना। क्लास को शेयर करना बनता नहीं बनता, इसके पीछे 3-4 घंटे लग गए हैं इतना कंटेंट निकालने के पीछे, लेकिन तुम्हें इतनी भी वैल्यू नहीं है उसकी, इतनी भी, ठीक है, इतनी सी भी फालतू की बातें करवा लो आपस में। अगर ये सब पेपर में आ गया उस दिन पछताओगे माथे पे हाथ रख के पेपर में। सोनार 63 और सोनारा 64 ये भी आपके सिंचित क्षेत्र की प्रजातियां हैं। माया 64 ये भी किसकी है, सिंचित क्षेत्र की। जो सोनालिका है, सोनालिका ये बोनी किस्म की होती है और सिंचित क्षेत्र में होती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि गेहूं की वो प्रजाति, गेहूं की वो प्रजाति या फिर गेहूं की वो किस्म जो बोनी होती है, कौन सी होती है, बोनी, और सिंचाई वाले क्षेत्र में बोई जाएगी, ठीक है भाई, सिंचाई वाली में, उसका कौन सा नाम हो जाएगा, सोनालिका। क्या नाम होता है उसका, सोनालिका, याद रखिएगा, ठीक है। बोनी भी है और सिंचाई वाले क्षेत्र में भी होगी सोनालिका, ठीक है। असिंचित क्षेत्र यानी कि जो आपके ड्राई यानी कि सूखे क्षेत्र है उनमें प्रताप हो गया, नर्मदा 4, नर्मदा 112, मेघदूत और मुक्ता। आप देख सकते हैं इसके जितने भी आपके जो नाम आ रहे हैं आपके, प्रताप, नर्मदा, अगर नदी का नाम आ जाएगा, नदी में हालांकि पानी बहता है लेकिन ये कैसी किस्म है आपकी, सूखी है, कैसी है, सूखी। मेघदूत, मेघदूत है ना, बारिश बरसाएंगे मेघ, लेकिन प्रजाति कैसी है, सूखे क्षेत्र वाली है, ठीक है। मुक्ता भी किसमें होती है आपके, असिंचित क्षेत्र में होती है, याद रखिएगा, किसमें होती है, असिंचित क्षेत्र में होती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले पे। अब ये आपकी वही है सिंचाई वाली और सूखे वाली। जो अर्जुन होती है, अर्जुन ये किसमें होंगी आपकी, ये सिंचाई वाले क्षेत्र में, सिंचाई वाले में, और ये आपके सूखे क्षेत्र में, कौन से में, सूखे में, ठीक है भाई। पूसा उजाला सिंचाई की कम सुविधा होती है, उसमें कौन सी होगी आपकी, पूसा उजाला होगी। पूसा तेजस ये मध्य भारत में होती है, मध्य भारत जो आपका सेंट्रल इंडिया है उसमें आपकी पूसा तेजस होती है, कौन सी, पूसा तेजस। जनक, सोरा, मालवीय, जयराज, गिरिजा, जो गिरिजा किस्म है आपकी ये स्पेशल होती है, इसको लिख लेना, क्योंकि 5000 फुट की ऊंचाई पर उगाई जा सकती है। कितने फीट की ऊंचाई पर, 5000 फुट की ऊंचाई पर भी इसको आप लोग उगा सकते हो, गिरिजा। तो गिरिजा के पेपर में आने के जो चांसेस है वो क्या है आपके, बहुत ज्यादा है। गिरिजा आपके पेपर में आ सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक होती है आपकी सैलजा, कौन सी, सैलजा। तो ये है आपकी गेहूं की, किसकी भाई, वीट की आपकी वैरायटी जो आपके पेपर में आ सकती है। अब याद रखना विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है। जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन की तो गेहूं का कौन सा स्थान आता है, गेहूं का स्थान आता है आपका दूसरा। पहले नंबर पे कौन सा है, तो प्रोडक्शन में पहले नंबर पे आता है आपका चाइना। पहले नंबर पे कौन आता है आपका, चाइना आता है जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। लेकिन जब हम एरिया में बात करेंगे सबसे ज्यादा एरिया में कौन सा देश गेहूं उगाता है, तो इंडिया उगाता है, कौन सा, इंडिया। और इंडिया में कौन सा राज्य उगाता है, यूपी, कौन सा, यूपी। और जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन में
तो प्रोडक्शन में पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका? चाइना आ जाएगा। और भारत में कौन सा आता है आपका? पंजाब आता है। प्रति व्यक्ति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करेगा आपका? पंजाब करेगा इंडिया में। ठीक है, सबसे ज्यादा बोता कौन होगा आपका? तो वो आ जाएगा आपका भाई क्या? यूपी। क्लियर है? है ना। पीडीएफ तब मिलेगी तो यहाँ पे 1500 बच्चे होंगे। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ डीपली मैम पढ़ा रही है, लेकिन तुम्हें वही पसंद है, वो ऊपर ऊपर वाला, ऊपर ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर ऊपर वाला पसंद है, तुम्हें डीपली पसंद ही नहीं है। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन यूपी, एमपी और आपने देख लिया पंजाब। गेहूं से संबंधित प्रमुख तथ्य याद रखना। एक वैरायटी होती है आपकी ट्रिटिकेल। क्या नाम होता है? ट्रिटिकेल आपकी होती है। ये ट्रिटिकेल में क्या क्या होता है? गेहूं और राई। क्या होता है? गेहूं, एक गेहूं का पौधा लिया और एक राई का पौधा लिया और इनको जब ब्रीडिंग की गई तो क्या बना आपका? ट्रिटिकम। क्या बना आपका? ट्रिटिकम बन गया, ट्रिटिकेल बन गया। क्या बन गया? ट्रिटिकेल। याद रखिएगा। तो ट्रिटिकेल में क्या क्या आते हैं आपके? गेहूं और राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। ठीक है, ब्रीडिंग यानी कि गेहूं और जब आपके राई को हाइब्रिड किया जाएगा, है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, इंग्लिश में ऐसे लिखोगे आप लोग, हाइब्रिड। ठीक है, किस किस को? गेहूं को और आपकी राई को। तो क्या बनता है आपका? तो आपका बनता है ट्रिटिकेल। क्या बनेगा? ट्रिटिकेल बनेगा। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है, पूरे पूरे चांसेस आ सकता है। गेहूं कैसी मिट्टी में होता है आपका? दोमट मिट्टी में। कैसी मिट्टी में? आपकी दोमट मिट्टी में। याद रखेगा। ठीक है, गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था होती है वो ताज निकलने की अवस्था। अब ताज नहीं निकलता, ये आपकी क्राउन रूट स्टेज होती है। कौन सी होगी? क्राउन रूट स्टेज। देखो, जो आपके यहाँ पे समझ लेना, जो सिंचाई की जाएगी, है ना, सिंचाई जो करने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो कौन सी होती है? क्राउन रूट स्टेज होती है। यानी कि ताज, वो जो रूटें निकलती है, मैं बता रही थी पहले, आपकी जो रूट्स होती है वो देती है 20 दिन तक, 20-25 दिन में वो जो क्राउन रूट्स निकलती है, जो ताज रूट जिन्हें हम कह रहे थे, वो उपयुक्त स्टेज होती है, जो आपकी पहली अवस्था होती है। यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, है ना, यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। गेहूं में कौन सा रोग होता है? रस्ट लग जाती है। आपने देखा होगा गेहूं में वो जो लाल लाल लग जाता है, रस्ट लग जाती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यूपी के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं की खेती नहीं की जाती। अगर आ जाए कि कौन से हिस्से में आपकी नहीं की जाती है खेती, तो याद रखिएगा यूपी के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में नहीं की जाती है। सल्फर का प्रयोग गेहूं की उत्पादकता और उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए की जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि गेहूं में प्रोटीन और आपकी उसकी उत्पादकता, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? सल्फर का। शेयर करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। करना कि नहीं करना? कल क्लास अगर चाहिए तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे होने चाहिए, कम से कम 1200-1300, इतना तो बच्चा होना चाहिए। अगर कल आपको क्लास चाहिए, बड़ा मैं नहीं करा रही, ठीक है, मैं नहीं करा रही। लो एनिमल के पीछे पढ़ो, कल एनिमल हस्बेंड्री करा के देख लूंगी। एनिमल हस्बेंड्री में भी ऐसी ही चीजें आएंगी, ऐसे ही डिटेल में पढ़ोगे जैसे यहां पढ़ रहे हो, वहां भी तुम्हारे ऐसे तोते उड़ेंगे, फिर वहां भी तुम्हारे ऐसे तोते उड़ेंगे फिर। ठीक है, फिर से कहोगे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करा रही हो मैडम, ये वो, तुम इतनी बातें कानून इतनी लगाते हो। ये नहीं कि चुपचाप पढ़ के क्रॉस करे, शेयर आराम से रहे, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना मैग्नीशियम का प्रयोग गंगा के मैदानी भागों में होता है। देखो सल्फर का प्रयोग होगा, ठीक है, और किसका? मैग्नीशियम का, दोनों का। बोरान का प्रयोग पूर्वी और सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में होता है। और गेहूं में ग्लूटेन नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। गेहूं में जो आपकी बेकिंग क्वालिटी होती है, बेकिंग क्वालिटी, वो किसकी वजह से होती है? ग्लूटेन की वजह से। किसकी वजह से होती है? प्रोटीन होता है आपका ग्लूटेन प्रोटीन, इसकी वजह से होती है, याद रखिएगा। फॉस्फोरस की कमी से, मान लो कि आपके गेहूं के पौधे में फॉस्फोरस कम हो गया तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, श्वसन प्रक्रिया
मंद पड़ जाती है और पौधों के दाने छोटे हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे गेहूं के दाने होते हैं, आपने देखा होगा कुछ दाने छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि उन छोटे दानों में क्या हो जाएगा, फास्फोरस की कमी की वजह से दाने छोटे होते हैं। गेहूं में अनावृत कंड रोग होता है, किसकी वजह से, कवक की वजह से। ये कल इंग्लिश में भी कराऊंगी दोबारा से। हिलबंट रोग होता है आपका, ये भी कवक की वजह से होता है, गेहूं में होता है। करनाल बंट, करनाल बंट जो है ये गेहूं का कैंसर रोग होता है, यानी कि गेहूं में भी कैंसर हो सकती है, ठीक है। और ये आपकी कवक के द्वारा होगी, जिसका नाम नियोसिया इंडिका है, यानी कि गेहूं का उसका नाम क्या है, आपका कवक का नाम क्या है, नियोसिया इंडिका, याद रखिएगा, ठीक है। गेहूं का सेहू रोग ये किसके द्वारा होगा, तो नीमाटोड के द्वारा। और गेहूं का पीला विगलन रोग ये होता है आपके जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा भाई, जीवाणु के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। तो गेहूं की जितनी चीजें बताई, अगर आपको समझ आ गई तो एक बार बता दो कि हाँ मैम समझ आई या नहीं आई। एक बार अपनी चीजें बता दीजिए, आई समझ नहीं। गेहूं खेती के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होना चाहिए। और औसत वर्षा आपकी 80 सेंटीमीटर। अगर वर्षा आपसे पूछ ले कितनी, तो 80 सेंटीमीटर जो है उसमें आपको वर्षा की आवश्यकता होती है। नोरिन 10 में बता चुकी हूं, गेहूं की आपकी बोनी प्रजाति होती है। मैक्रोनी गेहूं को याद रखना, आपकी जो है असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रजाति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने बताया कि गेहूं में यानी कि भारत में जो आपका हरित क्रांति हुई थी, तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस फसल पर पड़ा था, तो गेहूं पर पड़ा था। किस पर पड़ा था, आपके गेहूं पर पड़ा था, याद रखिएगा। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका लिख लेना। सोनालिका, एक बार इनको कॉमनली लिख लेना अगर आपको अलग अलग याद नहीं करने। सोनालिका, चंदन, अर्जुन, ठीक है भाई। अर्जुन के अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अर्जुन, कुंदन, अमर, कुंदन, अमर, ठीक है। ये सारे के सारे किसकी प्रजातियां हैं, आपके गेहूं की है। भवानी, चंद्रिका, देश रतन, देश रतन भी होती है आपकी, देश रतन, भवानी भी होती है, भवानी, चंद्रिका भी होती है। कौन सी होती है बच्चों, चंद्रिका, ठीक है। किसकी प्रजाति है, सोनालिका गेहूं की होती है। कंचन, गिरजा, गोमती, प्रभानी, कल्याण, सोना, मैक्रोनी और राज 3077, ये पेपर में आया था राज, तो राज 3077 ये किसकी प्रजातियां हैं, गेहूं की है। गिरजा, गोमती लिख लो इनको सारियों को, सारे पेपर में आती हैं। गिरजा हो गई, गोमती हो गई, ये सारे के सारे क्या आएंगे, आपके पेपर में आएंगे, लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। कैसी जलवायु होनी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय। अगर जलवायु पेपर में पूछ ले कि गेहूं के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, तो जलवायु होनी चाहिए आपकी उष्ण कटिबंधीय। कैसी, उष्ण कटिबंधीय। यहां तक क्लियर है तो बता दो, यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बता दीजिए। तुम्हें डिटेल में चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले तो यही बता देना आज कमेंट करके, है ना। अब तुम्हारा 8:45 पे दूसरा इवेंट शुरू हो जाएगा, टाइम तो है नहीं इतना पढ़ाने का, अब क्या कर सकते हैं, है ना। ये बहुत ही कम समय मिला है जो मिला है आपको। तो पेपर में आया था, आपसे पूछा गया था कि राज 3765, तो जहां भी राज आ जाएगा, राज 3765 किसकी वैरायटी है, तो ये आपके वीट यानी कि गेहूं की वैरायटी है। क्राउन रूट इरिगेशन किसमें होता है, गेहूं में होता है। किसमें होता है, गेहूं में होता है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। एक पूछा था आपसे जर्मिनेशन के बारे में, तो जर्मिनेशन गेहूं में कैसा होगा, हाइपोगिल। कैसा होता है, हाइपोगिल होता है, याद रखना। हाइपोगिल बताया था मैम ने, लिख लीजिएगा। ये कौन सा होता है आपका, हाइपोगिल होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। कौन सा होता है आपका, हाइपोगिल होता है, याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा, हाइपोगिल, ठीक है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ।
नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है, मन है तो बताओ तो मैं पढ़ाऊं, वरना फिर क्या फायदा अगर आपको पढ़ना ही नहीं है तो। मैराथन में करा दूं? मैराथन में तो तुम आओगे नहीं पढ़ने वैसे भी। मैराथन में तुम कौन से पढ़ने के लिए आ जाओगे? मैराथन में पढ़ने के लिए आओगे? हैं, आओ तो बताओ, आओगे? अब कह देंगे हाँ मैम सारे आ जाएंगे, है ना, वो मैंने तुम्हारी मैराथन भी देख रखी है। लेकिन आज वाली क्लास में सच में बता रही हूँ बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो टिलरिंग का मतलब तो जुताई होता है। टिलरिंग स्टेज होती है आपकी जुताई, जो मैंने टिलरिंग बताई थी आपके इरिगेशन वाले में, है ना। ये जो जुताई चरण लिखा हुआ है ये टिलरिंग को कहते हैं। टिलरिंग को क्या कहते हैं आप लोग? जुताई चरण कहते हैं, ठीक है भाई। लेट ज्वाइनिंग, ठीक है, फिर क्या आता है आपका? लेट ज्वाइनिंग आता है। तो क्या दिक्कत है इसमें? लेट ज्वाइनिंग को लेट ज्वाइनिंग ही कहेंगे और क्या कहेंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी गेहूं में? अब इतना ही टाइम है कि गेहूं कंप्लीट हो पाया, मैं क्या करूं अब, है ना। अभी हमें क्लास छोड़नी पड़ेगी। कमेंट करके बता देना, है ना, कमेंट करके बता देना कि क्या दिक्कत है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। बिल्कुल ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना। कंटेंट कैसा लगा ये बता देना। इसी को कंटिन्यू करें या फिर नॉर्मल जैसे मैम पढ़ाती वैसे पढ़ाई, ये भी बता देना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल वाली क्लास में। सुबह आपकी क्लास होगी करंट अफेयर 7 बजे, तो 7 बजे हरियाणा स्पेशल करंट अफेयर में आ जाइएगा। परिवर्तन वाले जो बच्चे हैं उनकी क्लास होगी 8 बजे सुबह हरियाणा जी के एप्लीकेशन पे, तो आप लोग हरियाणा जीके के लिए सुबह 8 बजे आ जाइएगा, ठीक है। तो जितना भी टाइम है मैक्सिमम कराने की कोशिश करेंगे। हरियाणा जीके आपकी एप्लीकेशन पे कंप्लीट हो जाएगी, एग्रीकल्चर आपका यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, उसको भी देख लेंगे। अभी हम चलते हैं, बताना क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।